बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ ऐसी ख़बरें हैं जो आपको सुनाना चाहेंगे। इटली से एक ख़बर है नाज़रीन कि मुर्दा माँ का रूप बदल कर बरसों तक वो पेंशन जो था ना वो लेता रहा, हासिल करता रहा। असल में ये शख्स इटली से ताल्लुक़ रखता था, ठीक है, और इसकी अम्मी जो थी ना वो 2023 में इंतकाल कर गई थी, बल्कि 22 में इंतकाल कर गई थी। और इसमें अपनी माँ की जो लाश है ना उसको वो घर पे छुपा कर रखता था। ये आप तस्वीर देख सकते हैं सामने। उन्होंने अपनी माँ की जो है ना पेंशन वो लेते रहे और मुर्दा माँ की जो लाश है ना आप देख लें उसके साथ क्या सिचुएशन। अब 3 साल तक उसने वो घर के अंदर ही रखी। इसी में उसने $57,000 जो है ना वो हर साल जो है ना पेंशन की कीमत में वो वसूल करता रहा। और ये ख़बर सामने आई थी। अब वहाँ से जो लोकल गवर्नमेंट के जो ऑफिस है ना जहाँ पर वो गया तो उसने वहाँ पर जाकर किसी को उसको डाउट पे बड़ा शक सा हो गया और केस की आवाज़ जो है ना बड़ी भारी है। तो उसने पुलिस को वहाँ से रिपोर्ट किया। जब पुलिस ने उनकी वालदा की असल तस्वीरें निकाली तो फिर ये हकीकत सामने आई और ये पकड़े गए। फ्रॉड देखें पूरी दुनिया में किस तरीके से हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ किस किस्म के गेम्स जो है ना खेले जा रहे हैं। एक पैसे कमाने की खातिर ना अपने माँ बाप की कोई मरने के बाद तक की भी कोई इज़्ज़त नहीं। हाय अल्लाह, कैसी औलादें ये। एक और स्टोरी हमारे पास। अलास्का जो है ना उसमें पोलन नाइट का आगाज़ हो चुका है नाज़रीन। अब पोलन नाइट आपको पता है क्या होती है? 64 दिन तक, 64 दिन तक उस जगह पर सूरज जो है ना वो नहीं निकलेगा, वहाँ पर रात ही रहेगी। ये अलास्का में हर साल होता है। जो वहाँ पर उनके जो टॉप का इलाका होता है ना, बिल्कुल शुमाली इलाका जो होता है, ये वहाँ पर हर साल इसी तरह से होता है कि 2 महीने से बल्कि 64 दिन के लिए जो है ना आप लगा लें हिसाब, तो वहाँ पर सूरज बिल्कुल ग़ुरूब हो जाता है और टेम्परेचर जो है वो बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है नाज़रीन। क्योंकि दिन में सूरज की लाइट जो है वो अवेलेबल नहीं होती तो वहाँ पर सर्दी बहुत तेज़ हो जाती है और गर्मी हो नहीं पाती क्योंकि धूप की तपिश आपको मिलती नहीं। इसी तरह गर्मियों में भी जो है ना वहाँ पर जो 3 महीने हैं वहाँ पर सूरज ग़ुरूब ही नहीं होता, दिन ही रहता है। अजीब सी सिचुएशन है इधर इनकी, तो पता नहीं कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं। बहुत मुश्किल है इनका तो सर्वाइव करना। और यहाँ की आबादी जो है ना वो 4400 है, 4400 समझते हैं किसे कहते हैं। वो लोग यहाँ पर रहते हैं और इधर इसके वेदर के यूज्ड टू भी हैं और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारे। मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में कहीं पे भी चली जाऊँ ना, पाकिस्तान जब आती हूँ मैं स्पेशली लाहौर देखती हूँ। लाहौर में 5 टाइप के जो है ना सीजन्स मुझे देखने को मिलते हैं, सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार। एक 5वां कौन सा कर दिया मैंने, है ना? 5वां कौन सा कर दिया? 4 मौसम है ना? स्मोग आई थिंक है, स्मोग। हाँ 5वां मौसम स्मोग। क्या बात की है। मेरे मेहमान है मेरे साथ बैठे हुए, मैं मुतारिफ़ करवाती हूँ। तो 5वां मौसम हमारे लाहौर में है स्मोग का। नाज़रीन हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। हम पहले बात करेंगे एंटी डोपिंग के बारे में। एंटी डोपिंग पता क्या होती है? जो एथलीट्स नहीं होते अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए ये जो डोपिंग है ना, डोपिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये जो मेडिसिन्स होती हैं, कुछ ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको ये लोग यूज़ करते हैं। अब इनके बड़े नुकसानात होते हैं, बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। क्या ख़तरनाक होती है आपकी बॉडी के लिए, क्या रिएक्शंस कर सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर शम्सुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आते रहते हैं। आज फिर हमने इनको इसी टॉपिक पर मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। है ना, सर्दियाँ आ गई हैं, मज़ा आ रहा है आज, मज़ा आया। मज़ा आया आपको? ड्राइव करते हुए बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल। अच्छा डॉक्टर शम्स, मुझे ये बताइएगा, ये जो एथलीट्स होते हैं, ये जो एंटी डोपिंग इस्तेमाल करते हैं, अब ये हमने तो रिसर्च की, हमें तो पता चल जाएगा। जो आम देखने वाला बंदा है उसको पहले बता दें, अगर के कल को कोई एथलीट बनता है तो वो इन चीज़ों से दूर रहे, इन चीज़ों में ना पड़े। इसके क्या नुकसानात होते हैं, ये होता क्या है? देखिए, द डिबेट शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए, कोई भी अगर इंडिविजुअल अपना करियर जो है वो स्पोर्ट्स में परसू करना चाहता है और स्पोर्ट्स में आना चाहता है, एथलीट बनना चाहता है, तो जाहिर है उसको एक ख़ास सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी इल्म, कोई भी प्रैक्टिस
किसी भी उसूल के बगैर नहीं होती। ऐसे ही है। उसूल के बगैर तो जंगल है फिर, हाँ। हर कोई जो मर्जी करे, ऐसे ठीक ही है, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है फिर, जो स्पोर्ट्स में कोई एंटर होता है तो हर एक को फेम चाहिए फ़ौरन, हर एक को फ़ौरन करियर चाहिए, और विद इन नो टाइम उसको मेडल्स चाहिए। अरशद नदीम की तरह उसको हिट करना है, बस एक सिंगल हिट हो और एक सिंगल हिट पे जो है वो दुनिया विन कर जाए। तो ये जो हेस्ट है ना, ये साथ साथ उस एथलीट के करियर के साथ साथ पैरेलल चलती रहती है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जो लोग एंटर होते हैं ना तो वो खुद इतने प्रोफेशनल होते हैं, ना उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट इतनी होती है, ना उनके खुद करियर डेवलपमेंट का उनका कुछ ख़ास उनको आइडिया होता है। उनको ये पता है कि 19-20 साल 21 साल 22 साल की उम्र में हम हैं, हमने बस स्पोर्ट्स चूज़ कर लिया एंड नाउ वी कैन डू एनीथिंग, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स ओके फॉर अस, और बस इस स्पोर्ट्स के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो होता क्या है कि जो इर्द गिर्द के कुछ लोग होते हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ ट्रेनर्स भी होते हैं उसमें, कुछ ऐसे लोग, कुछ कोचेस भी समटाइम्स ऐसे होते हैं कि वो हेस्ट के अंदर, एक लालच के अंदर उस एथलीट से गलती करवाते हैं। अब ये गलती छोटी नहीं है, ये ब्लंडर है, हम ब्लंडर्स का भी ब्लंडर कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो गलती है इसमें बिल्कुल भी सज़ा से बचने का मार्जिन नहीं है। सज़ा मिलेगी अगर ऐसा किया कि किसी शख्स ने अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, जैसे रनिंग को, स्ट्रेंथ को, एंड्योरेंस को, एजिलिटी को, रिफ्लेक्सेस को, हार्ट रेट को बेहतर करने के लिए अगर कहीं कोई ड्रग यूज़ की है, कोई मेडिसिन यूज़ की है, तो वो मेडिसिन किसी भी वक्त ट्रेस आउट की जा सकती है। ये ड्रग्स कौन सी होती हैं? बहुत सी ड्रग्स, मतलब वैसे कौन सी ड्रग्स होती हैं? एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, मतलब मेडिकल की फील्ड में मैं फिर आना शुरू कर दूंगा, बहुत बड़ी क्लासेस, ग्रुप्स हैं ड्रग्स की, और फिर हर क्लास के अंदर 40-40 के करीब लिस्टिंग है जो इस वक्त लोग डायरेक्टली इंजेक्ट भी कर रहे होते हैं, अपने मसल्स में लगा रहे होते हैं, और इसलिए लगा रहे होते हैं कि यहाँ पे फैट ना हो। तो ये करती कैसे? ये इसलिए लगाती है कि उस जगह पे फैट ना आए, फैट ना आए, मसल बेली बढ़ जाए, मसल बल्क बढ़ जाए। जैसे ही मसल का बल्क बढ़ता है तो मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, मसल की इंड्योरेंस इंक्रीज होती है, तो अब वो फॉर द टाइम बीइंग शॉर्ट टर्म उस वक्त तो उसको बेनिफिट्स हो जाते हैं, लेकिन इन स्टीरॉइड्स के जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ तक है कि दे लीड टू कार्डियक अरेस्ट। 1960 में सबसे पहली एथलीट की डेथ हुई है, जब से ये डोपिंग को पकड़ना शुरू किया फिर, और उसके बाद 1988 में जाके वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बनाई गई, दैट इज वैडा, और उस वैडा के अंडर आज भी पूरी दुनिया में तमाम स्पोर्ट्स हो रही हैं। अब वैडा क्या कर रही है कि वैडा ने आगे एजेंसीज बनाई हैं, वो एजेंसीज हर मुल्क में काम कर रही हैं, और हर मुल्क का जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है वो उन एजेंसीज को बिल्ड भी कर सकता है खुद, लेकिन गाइडलाइन और वो जो ड्रग्स हैं और उन ड्रग्स की जो लिस्टिंग है वो वैडा ही करती है, वो वैडा के अंडर ही चल रही है। डॉक्टर शम्स, इधर से ही हम कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। ख़ास तौर पे आज का शो जो है ये एथलीट्स जो बच्चे बनना चाहते हैं ना, और ये जो डोपामिन का इस्तेमाल करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि डोपिंग क्या चीज़ होती है। जो बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे होते हैं ना, ठीक है, आजकल तो वैसे ही बॉडी बनाने के लिए भी लोग इसको शुरू कर देते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा, जिम जाने वाले जौन से जो लड़के हैं नाजरीन, जिन्होंने अभी ऐसे एथलीट भी नहीं बनना, ठीक है, वो फिर भी ना मेडिसिन लेना शुरू हो गए, स्टीरॉइड्स के ऊपर आ गए हैं, ठीक है, डोपिंग करना शुरू हो गए, उनके ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है, एथलीट नहीं बन रहे बट डोपिंग ले रहे हैं। अब देखें, उनमें भी जो किसी भी अगर ड्रग का आप साइड इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं ना, तो आपको उसके पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा कि कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि नेगेटिव थे, या जिनसे कोई अल्लाह ना करे कोई हेडेक्स, डिजीनेस या कार्डियक अरेस्ट तक हुए हैं, डेथ्स तक हुई हैं। अब हमें जब रिपोर्टिंग होती है ना, तो वो रिपोर्टिंग के फैक्टर्स और फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब पाकिस्तान में भी थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ तो कम हुआ है, ये नहीं कि हर शख्स इस तरफ नहीं भाग रहा कि मेरा बल्क ही मैंने बनाना है, मसल बैली बनानी है, वो अब लोग इस तरफ कोशिश करेंगे मुझे थोड़ी सी फिटनेस चाहिए, ठीक। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ कोई ऐसे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिन सप्लीमेंट्स के अंदर डायरेक्ट कोबाल्ट है, जिनके अंदर डायरेक्ट मेटल्स हैं, जिनके अंदर आयरन है, और वो सप्लीमेंट्स कहीं से वेरीफाइड नहीं है,
वैडा जैसी एजेंसीज़, बड़ी बड़ी एजेंसीज़ जो हैं वो बाकायदा इन सप्लीमेंट्स को पहले वेरीफाई करती हैं कि इसके अंदर कोई ऐसा सॉल्ट ना हो जो सॉल्ट जाके आपके किसी भी बॉडी सिस्टम को एब्रप्ट करना शुरू कर दे या डिसरप्ट करना शुरू कर दे और इसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएं। सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस, सिर्फ हाइपरटेंशन, यानी आपके जो ब्लड प्रेशर का रेज होना डायरेक्ट दिमाग में नस फाड़ देगा आपकी, वो स्ट्रोक हो जाएगा, और जब स्ट्रोक होगा तो इट विल डायरेक्टली माइट बी लीडिंग टू पैरालिसिस। ये फालिज हो सकता है, हाथ दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, डेथ तक बात जा सकती है। अगर ब्रेन का एरिया ज़्यादा डैमेज हो गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। हार्ट रेट का इंक्रीज़ करना, इसको हम सिंपल वर्ड्स में टेकिकार्डिया कहते हैं, तो इसी स्टीरॉयड का साइड इफ़ेक्ट है। अब वो बैठे बैठे भी उसको पैल्पिटेशंस, उसको पसीने, उसका दिल घबरा रहा है, और वो इंक्रीज़ इतना हो सकता है कि वो किसी न किसी MI की तरफ चला जाए, यानी मायोकार्डियल इन्फाक्शन, यानी अटैक की तरफ चला जाए, और हार्ट के भी किसी न किसी खास एरिया में वो ब्लड वेसल रप्चर करके उसको डैमेज कर सकती है। सो ऐसा नहीं है कि इन स्टीरॉइड्स के बग़ैर आप नहीं चला सकते अपना सिस्टम, या मसल बैली या बल्क जो है वो नहीं बना सकते। अब बना सकते हैं, थोड़ी सी मज़ीद एफर्ट की ज़रूरत होती है। अगर इन स्टीरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स पे बात की जाए तो ये ख़त्म ही नहीं होंगे। आपके किडनी डिसऑर्डर्स, आपके लिवर डिसऑर्डर्स, दुनिया की कोई ड्रग ऐसी नहीं है जो आपके तमाम बॉडी सिस्टम्स या आपके ब्लड में डिसॉल्व ना हो। होता क्या है, जब आप ओरली डायरेक्ट जाके आपके ब्लड के अंदर देखिए डिसॉल्व ना, हो जाती है। एग्जैक्टली, देखिए अगर आप ओरली ले रहे हैं, आप IV लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप चाहे इंट्रामस्कुलर ले रहे हैं, एक्चुअली उसका जो टारगेट है वो ब्लड है। अब वो कैसे है, वो स्टमक से पहले एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद वो जाएगी लिवर में भी मेटाबोलाइज होगी, मेटाबोलाइट होने के बाद फिर वो वापस हमारे सर्कुलेशन में आती है, हमारे पूरे जिस्म की जो सर्कुलेशन है उसके अंदर उसने आना। अब ब्लड कौन सा ऐसा जिस्म का हिस्सा है जहाँ तक नहीं जाता? एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ब्लड ने हर जगह जाना है, और फिर हर सिस्टम ने इक्वली अफेक्ट होना है। जिस तरह शुगर है, अगर शुगर सिर्फ एक बढ़ जाए तो वो ब्लड के अंदर शुगर है, अब वो पूरे जिस्म में जाएगी, अब वो जहां जाएगी वहां पर डिसरप्शंस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिर इसी तरह करते करते करते, क्योंकि इनका मसला ये है इन लोगों का कि ना सिर्फ कोई एक बार, बल्कि ये बार बार लेते हैं, इनको एडिक्शन के लेवल पे चले जाते हैं, और फिर जहां एक दो वो स्पून्स डाल रहे होते हैं, पता लगता है 4-4 स्पून्स के 4-4 ग्लास डेली स्टीरॉइड्स की पिए जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वो डोज बढ़ते बढ़ते टॉक्सिक हो जाती है। ये मैं अब दूसरे लेवल पे आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। आप कोई एक दवाई लेते हैं, पैराडोल भी खाते हैं, कोई एक पैरासीटामोल खाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि जी एक गोली खानी है या 2 गोलियाँ खानी है। आप क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से 2 की जगह 4, 4 की जगह 8, 8 की जगह 16, तो वो क्या होता है, टॉक्सिक। आप फॉर एग्जाम्पल एक चपाती खा सकती हैं, मैं आपको कौन नहीं, आपने अभी 10 खानी है, तो वो आपके लिए जहर है, टॉक्सिक है, और जहर का मतलब ये है बॉडी फौरन उगल देगी बाहर। ये जो प्रोटीन पाउडर्स के नाम पे जो जिम वगैरह में ये लड़कों को लड़कियों को दिया जाता है कि आप ये इस्तेमाल करें, उसके अंदर भी कुछ देखिए, प्रोटीन इज समथिंग एल्स। वे प्रोटीन और ये प्रोटीन पाउडर्स, जी हाँ जी, ये वे प्रोटीन्स हैं, और आजकल ये जो बन रही हैं, जो आ रही हैं, ये एक डिफरेंट, ये भी एक डिबेट है। इस प्रोटीन में इतनी खास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पेप्टाइड्स हैं, ठीक है, और इस तरह की मतलब फॉर्म है प्रोटीन की कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, वो एसिमिलेटेड सी फॉर्म है। एक आप ये समझ ले, पेप्टाइड हम कहते हैं कि आधे से ज़्यादा प्रोटीन डाइजेस्टेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, और बहुत जल्दी उसका जो डाइजेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, और बहुत जल्दी वो बॉडी को रेडिली अवेलेबल होगी। लेकिन मैं अगेन कोई नुकसान नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, नुकसान कब होगा? नुकसान जब आप उसका ओवर यूज़ करेंगे, जब आप उसको टॉक्सिक डोज पे ले जाएंगे, जब आप 24 आवर क्लॉक वाला रिदम नहीं फॉलो करेंगे। अगर आप 24 आवर क्लॉक में दिन में 4 बार ले रहे हैं तो दैट इज़ रॉन्ग। वो 24 आवर क्लॉक में 1 बार है, और उसके बाद फिर आपकी 1 आवर की जिम की ट्रेनिंग कंपलसरी है। फिर ये भी डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं, दे आर हाइपर सेंसिटिव टू सर्टेन प्रोटीन्स और सर्टेन पेप्टाइड्स, तो पहले उनको वो भी चेक करना पड़ता है। एक टेस्ट डोज हम इसलिए हमेशा देते हैं, आपने देखा होगा कोई भी जिम वाला भी देना तो वो कहता है जी इसको खोल के ना एक बार पहले खा के पी के देखें क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर थोड़ा बहुत आप समझते हैं कि आपका बॉडी एडजस्ट कर रहा है तो ओके, लेकिन बहुत से लोगों को ये एडजस्ट नहीं हो पाता, उनको ये सूट नहीं करता। इसमें लेना गलत नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, लेकिन अगर इसके साथ किसी को कोई और डिसऑर्डर है, कोई हार्ट डिसऑर्डर है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, कोई दिमाग का कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको पहले एटलीस्ट अपने फिजिशियन से कंसल्ट लाजमी करना चाहिए। बिकॉज ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, अगेन आई एम सेइंग लास्ट फाइनल वर्ड, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि इनके अंदर
बॉडी सिस्टम्स को ऑल्टर और चेंज करने की एबिलिटी होती है। ड्रग कहते ही उसे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही हैं, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हिप और नी रिप्लेसमेंट की जो है ना हम उसके बाद जो एक्सरसाइजेज है वो बताएंगे, यहाँ पर करके भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अभी हम बात करेंगे नी और हिप रिप्लेसमेंट के बाद जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो क्या हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके करवानी चाहिए या फिर हम घर में भी कर सकते हैं, और अगर घर में कर सकते हैं तो कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो सेफ़ होती हैं, जो आपको तकलीफ़ ना दें, आपके जॉइंट्स को और आपके हिप को मज़ीद ख़राब ना करें, बेहतरी की तरफ लेकर आएँ, वो कौन सी फिजियोज़ होती हैं, हम इनके बारे में अभी पूछेंगे डॉक्टर शम्स से। अच्छा जी, कौन कौन सी फिर एक्सरसाइजेज जो हैं वो सेफ़ हैं जो रेकमेंड की जाती हैं? We'll start from some exercise if somebody can join me, या नहीं मैं ज्वाइन करवाऊंगी, बट वैसे मैं आपसे पूछ रही थी जैसे स्विमिंग का बड़ा रेकमेंड करते हैं लोग, साइकिलिंग के लिए भी कहते हैं फिजियोज एंड एक्सरसाइजेज में, ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं? टोटली इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत है। अच्छा, ऐसा होता ही नहीं है। हिप रिप्लेसमेंट्स के बहुत मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं, हर प्रोसीजर के मुताबिक उसकी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज हैं और उसकी फिजियोथेरेपी के प्लान्स हैं। अब होता ये है कि कुछ हिप के रिप्लेसमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर तो 3 महीने तक वेट बेयरिंग ही नहीं करते। हम वेट बेयरिंग का मतलब है कि पाँव नहीं नीचे उतारना, द पेशेंट शुड बी ऑन द काउच। अच्छा, वो काउच पर ही रहता है और उसको हम फुल वेट बेयरिंग नहीं करवाते, हील पे रखते हैं उसको, बिल्कुल हील पे भी नहीं रखते। मैक्सिमम क्या होता है कि टो टच, अच्छा, टो टच भी करवा के जो है ना वो उसको चेयर पे ट्रांसफ़र कर दिया और चेयर से उसको आगे मूव कर दिया और फिर वापस लिया। इसके अलावा अलाउड नहीं होता। इसी तरह जो नी रिप्लेसमेंट है, हाँ, नी रिप्लेसमेंट में थोड़ा डिफरेंट प्रोटोकॉल है। जब घुटना बदल जाए तो उसके बाद तो 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर अंदर विद इन दी हॉस्पिटल ही पेशेंट को चलाना ज़रूरी है। अच्छा, उसको हम वॉक करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे वो बैलेंस बिल्ड करता है, प्रोप्रायोसेप्शन आती है और उसका कॉन्शियसनेस देखा जाता है कि वो किस किस हद तक मतलब बर्दाश्त करता है, चक्कर तो नहीं आ रहे पेशेंट को, ठीक है, वो इम्प्लांट किस हद तक सही फिटिंग में है। तो ये चीज़ें देखने के लिए उसको वेट बेयरिंग हम 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर करवा देते हैं। 3 से 4 बाउट्स यानी 3 से 4 बार रिपीट किया जाता है, 1 से 2 मिनट की वॉक भी, ठीक। तो जो वेट बेयरिंग है वो तो दोनों के केसेस में वेरी करती है। घुटने में लाजमी करेंगे, हिप रिप्लेसमेंट में लाजमी नहीं है। नहीं तो अब घुटने और हिप रिप्लेसमेंट दोनों के केस में ऐसा नहीं होता कि पेशेंट बार बार जो है ना वो क्लिनिक विजिट कर सके, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट में तो वैसे ही वो बेड रिडन है और वो मूव नहीं कर सकता। तो वहाँ पर उसको या तो घर पे कोई बेहतर प्लान, या जो बेस्ट ऑप्शन है आई वुड से कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलाइज्ड जाके सुपरवाइज्ड तरीके से उसको करवाए। देखिए, इसमें इतनी सी बात है कि मैं अगर आपको परफॉर्म करके दिखाऊं तो कोई अगर हिप की रिप्लेसमेंट हुई है, मैं कहता हूं कि यहाँ से यहाँ तक घुटना आना चाहिए, इस तरह मूव कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, नहीं जी यहाँ से यहाँ तक नहीं आया, आपने यहाँ तक ले गए तो वो जॉइंट निकल जाएंगे। आय हाय। और फिर उसके बाद जो शुरू होगा वो बद्दुआएं होंगी सबसे पहले और जो हमें मिलती रहती है, अल्लाह ना करे, नहीं, हमने उससे बचना है। अहमद आइएगा। ओके, अहमद जो है आपके साथ करके प्रैक्टिस करके सबको दिखाएंगे भी, जिस तरह से आप अहमद को करा रहे हैं वही आपने जो लोग देख रहे हैं जिनका हिप का और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जी, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मतलब लोग अगर इसको फॉलो करें तो मोस्ट प्रोबेबली अपने अर्ली फेजेस को तो बहुत आसानी से मीट कर सकते हैं। नाउ कंसीडर कि ये जी हिप रिप्लेस नी रिप्लेस हो चुका है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल नी के नीचे से यूँ उसको लिफ्ट किया, थोड़ा सा बेंड किया और बेंड करने के बाद नीचे एक कुशन या आप कुछ भी रख सकते हैं, टॉवल भी रोल करके आप रख सकते हैं। और इसके बाद इसमें ख्याल जो रखा जाता है कि हील रेज नहीं होगी। अगर यहाँ से हील रेज होगी तो जब नी रिप्लेस होता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक स्टिच लाइन होती है, वो स्टिच लाइन 33-34 स्टिचेस की होती है, 34 टांके लगे होते हैं। अब 34 टांके और उसके अंदर जाहिर है कट्स हैं और वो अभी जख्म बिल्कुल नया है, तो यहाँ पर हील रेज करने से नीचे से लेके ऊपर तक पूरी टांग में शदीद पेन जाएगी और वो पेन फिर अल्लाह ना करे वो फिर ब्लीडिंग की तरफ और टांके भी जो है ना वो ख़राब हो सकते हैं। तो हम कोशिश यहाँ पर ये करते हैं कि हील नीचे रहेगा और जो नी है वो सपोर्टेड होगा जिसके नीचे पिलो होगा।
अब क्या होगा कि पेशेंट को कहा जाएगा अब नी से नीचे इसको दबाओ, स्लाइड सा दबाना है, दबाओ उसमें प्रेशर देना है, प्रेशर देना है और फिजियोथेरेपिस्ट फील करेगा कि ये प्रेशर दे रहा है या नहीं दे रहा, कितना दे रहा है, कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, ये सारा फील फिजियोथेरेपिस्ट के हाथ का कमाल है। ठीक, इसको होल्ड किया जाता है 5 से 10 सेकेंड और फिर पेशेंट को कहा जाता है आप छोड़ दें। वी कॉल इट एज क्वाड स्क्वीज। ये क्वाड स्क्वीज एक्सरसाइज है। ये इसलिए की जाती है कि घुटने की रिप्लेसमेंट के बाद सबसे पहले ये जो थाई के अगले मसल है सारे कमज़ोर हो जाते हैं। अब ये कमज़ोर हो जाते हैं तो इनको स्ट्रेंथ फ़ौरन देनी है और स्ट्रेंथ के लिए हम इस तरह माइल्ड क्वाड स्क्वीज जो है वो शुरू कर देते हैं। ठीक, अब पेशेंट घर में ये दिन से 3 से 4 बार ये एक्सरसाइज 20-20 बार रिपीट कर सकता है, 5-5 सेकंड होल्ड करके। जिस तरह आप देखें, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने हील फिक्स की हुई है, हील को मैं मूव करने नहीं दे रहा। अनइंटेंशनली गैर इरादी तौर पर अगर पेशेंट करता भी है तो दैट इज रॉन्ग, हम उसको रोकते हैं। ठीक, एक तो ये एक्सरसाइज पहली है नी रिप्लेसमेंट। दूसरी एक्सरसाइज की करनी है 20 टाइम्स आप कर सकते हैं, 5 to 10 सेकंड्स होल्ड, दिन में 3 से 4 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, अब जब भी नी रिप्लेस होता है तो इसका जो टारगेट है वो क्या है कि नी रिप्लेस होने के बाद ये पूरा सीधा हो, जस्ट लाइक आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस। ठीक है, और दूसरी बात, जब मैं इसको बेंड करूं तो मुझे ये बेंड भी पूरा अलाउ करे, क्योंकि जब मैंने वॉक करना है तो मैंने इसको पूरा सीधा भी करना है और पूरा बेंड भी करना है। अब अर्ली यानी पहले हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक का जो गोल है वो ये है कि घुटना कम से कम सीधा लाजमी हो। अच्छा, पेशेंट क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे टांके लगे होते हैं और उसने ब्रेस पहना होता है, तो वो अपने घुटने को हल्का सा बेंड रखता है। अच्छा, इसकी वजह से अल्लाह ना करे अंदर भी ज्वाइंट में कॉन्ट्रैक्चर, ज्वाइंट में टेंशन आ सकती है और ऊपर कॉन्ट्रैक्चर बन सकता है। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब होता है पट्टे सारे खिंच गए। अच्छा, अब वो उसके लिए ज्यादा पेनफुल होगा। उससे बचने के लिए फिर हम जो अर्ली एक्सरसाइज करवाते हैं वो ये है कि अब आप यहाँ पे गौर करें, नी इज अ बिट इन द एयर, ठीक है, और हील के नीचे मैंने ये सपोर्ट रख दिया। ठीक है, अब मैं इसे कहूंगा कि ये हील से नीचे प्रेस करेंगे, हील से नीचे प्रेस करें और आप देखें इमीडिएटली नी सीधा हो गया। फिर ऑब्जर्व कीजिएगा, हाँ, इमीडिएटली एक्सटेंड हो गया। अब छोड़ो बेटा छोड़ो, अब आप फिर दबाओ, सी दिस, इमीडिएटली एक्सटेंशन में चला गया। तो ये एक्सटेंशन करना बेहद ज़रूरी है। थोड़ा सा हम इसको बेंड भी करवा देते हैं, फिर यहाँ से थोड़ा सा हम दोबारा असिस्ट करके सीधा भी करवा देते हैं। हम ये एक्सटेंशन से क्या फ़ायदा होगा? एक्सटेंशन का मतलब ये है, देखिए अगर मैं चलना चाहता हूँ तो आई कैन नॉट वॉक लाइक दिस। अब आप देखिए मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरी ये टांग देखिएगा, पीछे से पूरी स्ट्रेच सीधी होती है। हाँ, पूरा घुटना सीधा है, ऐसे ही है। तो पेशेंट ठीक चलेगा नहीं। हाँ, समझ गई। अच्छा, और वो कहेगा कि भाई कौन सा डॉक्टर था, लाओ जरा, इतने मेरे पैसे जाया करा दिए आपने। तो सुनिए, ये बाद में सारा फिजियो का काम है, डेफिनेटली बड़ा टेक्निकल है, जस्ट लाइक आई सेड। तो कोशिश ये भी करनी चाहिए लोगों को कि वो घर में फिजियोज को बुलाएं और जो है जो भी अपनी विसिनिटी में बेहतर हो उसके थ्रू भी करवाएं। और दूसरी चीज ये होती है, ये तो ये वाली कहानी है ना कि गलत फिजियो के हाथ चढ़ गए तो नी भी गया, जो डलवाया वो काम वो भी गया। दुरुस्त बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं कि इफ आई एम द फिजियो तो मैं सबकी फेवर करूंगा, नहीं। ये गलत है, अगर किसी से हो जाए तो ये बहुत खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। सर, हम यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको ये बता दूं, ये बात मजाक के अलावा मैं बिल्कुल सीरियस बता रही हूँ। मेरी क्योंकि फैमिलीज़ में बहुत बच्चों के बड़े फ्रैक्चर हुए, अब उनके सीन ऐसे हुए कि आफ्टर द फ्रैक्चर जब वो बोन अपनी जगह जुड़ जाती है या कोई उसकी जो ऑपरेशन कामयाब हो जाती है, बाद में काम होता है आपका फिजियो का। अगर फिजियो आपको सही एक्सरसाइज नहीं बता रहा, हाथ टूटने की, टांग टूटने की, कोई भी कंधे खिसक जाने की, तो फिर उसके बाद आपका काम ख़राब ही है। आपके ऑपरेशन का, सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आपको सही एक्सरसाइजेस ना करवाए आपका फिजियो। आपका फिजियो भी सही होना ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके जी, वेलकम बैक। अहमद से और भी हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस जो है ना करके दिखाएंगे। अहमद, यू रेडी, राइट? ओके, अब हम क्या बताने लगे? हम नी रिप्लेसमेंट पे बात कर रहे थे। 2 एक्सरसाइजेस मेजर मैंने बताई, वो ऐसी थी कि पेशेंट ने हर सूरत करनी ही करनी है, उसमें कोई माफ़ी नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा ना लोग अब एक गलती क्या करते हैं, मैं इसीलिए थोड़ा सा ज़रा डिजिटल वर्ड से इख्तलाफ करता हूँ कि वेरीफाइड बातें नहीं होती समटाइम। अब क्या करते हैं, लोग समझते हैं कि जिस तरह सीधा करना है तो घुटना बेंड भी करना है, तो बेंड करने के लिए उसी वक्त लोग ये काम शुरू कर देते हैं जिसको हम हील स्लाइड कहते हैं। हाँ, ठीक है, याद रखिए
नी रिप्लेसमेंट में पहले 6 हफ्ते ये नहीं करते। ओके, क्यों? और इससे जितनी क्या बार होगा? करेंगे पेन आएगा, बिकॉज स्टिच लाइन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अच्छा, क्योंकि स्टिच लाइन डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी। जैसे ही वो बेंड और प्रेस करने की आप कोशिश करेंगे, मजीद बेंड और प्रेस करने की कोशिश करेंगे, टांके पॉप अप होना शुरू हो स्टिच लाइन जाएंगे। कहाँ पे होती है मोस्टली? डायरेक्ट क्वाड्स के ऊपर, अच्छा, जहाँ पे ये मेरा हाथ है, बिल्कुल नी के अगले हिस्से पे, ऊपर से लेके नीचे तक। अच्छा, तो अब जैसे ही आप बेंड करेंगे उसके ऊपर शदीद स्ट्रेस आएगा। बेंड मजीद करने की कोशिश करेंगे और स्ट्रेस आएगा। टांके खुल सकते हैं, खुल भी सकते हैं, पस भी पड़ सकती है और फिर उससे ज़्यादा इन्फेक्शंस करेंगे। तो हम इसमें ये नहीं करते। हमारे लिए जो बेंडिंग करवाने का बेहतरीन टूल है वो वॉक है। हम पेशेंट को कहते हैं कि वॉक, वेट बेयरिंग करो। वेट बेयरिंग से ज्वाइंट काफ़ी लाइट हो जाता है और उसकी प्रोप्रिसेप्शन बैलेंस अच्छा रहता है। ठीक है, तो एक तो आपने ये नहीं करनी। ठीक है। अब फर्ज करें किसी पेशेंट की हिप रिप्लेसमेंट हुई है, हिप रिप्लेसमेंट पे आ जाते हैं। तो हिप रिप्लेसमेंट के केस में क्या है कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हिप्स हैं, देखें इस बच्चे ने क्या किया कि अपने दोनों पाँव ना अंदर की तरफ इन्वर्ट कर ली। ऐसा नहीं होता। हिप की जो रेस्टिंग पोजीशन है, इसने भी खींचे हुए हैं, रेस्टिंग पोजीशन है वो ये है, 15 डिग्रीज ऑफ स्लाइट इवर्जन। आप जब सोते हैं ना तो हल्का सा यूँ पाँव बाहर होता है, ऐसे ही है। अच्छा, एक तो ये रेस्टिंग पोजीशन बिल्ड करनी होती है। दूसरा ये है, हर हिप के पेशेंट के लिए कंपलसरी होता है कि उसने अपने नीज के अंडर, नीज के दरमियान कोई ना कोई पिलो ज़रूर रखना है। अच्छा, उससे क्या होगा? क्योंकि अब हिप के केस में जो लेग है अंदर नहीं आनी चाहिए। इट शुड नॉट मूव इनसाइड। बिल्कुल पाँव से पाँव यूँ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पाँव से पाँव मिलेगा तो इसका सॉकेट बाहर आ जाएगा। अब आपने तो अभी उसको रिप्लेस करवाया है और यहाँ पर इसके स्टिच लाइन भी होता है। ठीक है, तो किसी भी सूरत ना सर्जन ना कोई भी मतलब ये अलाउ नहीं करता कि आपने इनसाइड, बल्कि इवन आप हॉस्पिटल्स में भी देखेंगे तो हम क्या करते हैं, दरमियान में एक पिलो रख देते हैं। अच्छा। और वो पिलो कंपलसरी होता है और पेशेंट को, अटेंडेंट को बता देते हैं कि इसको हटाना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। हिप का जो पेशेंट है उसके लिए ये थोड़ी सी एक सख्ती है। अच्छा। कि उसको ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है ना उसका जो सॉकेट है वो निकलने का बहुत ज़्यादा, जो बॉल है सॉरी, वो निकलने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है और वो निकल भी जाता है बहुत से पेशेंट्स को जिनको नहीं पता होता। ये कब तक क्वेश्चन रख के सोना होता है? ये डिपेंड करता है सर्जरी पे। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ बॉल डाला जाता है, आम अल्फाज में बता रहा हूँ, तो उनमें हम ये अलाउ ही नहीं करते। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बॉल के अलावा पूरा इम्प्लांट लगाया जाता है, तो उनमें हम किसी हद तक रिलैक्सेशन दे देते हैं। ओके। ठीक है, अब हिप के पेशेंट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं उसमें सबसे पहले है स्ट्रेट लेग रेज, उठाएं। लेकिन ये स्ट्रेट लेग रेज आप गौर कीजिएगा, इस 30 to 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वंस अगेन, अगर मैं इसको यूं रेज करता हूं तो जो बॉल है वो यूं नीचे की तरफ जाते हुए पीछे से निकल जाएगा। अच्छा, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है ये। हाँ। ठीक है, बॉल के अंदर जो बॉल जो है ना सॉकेट के अंदर मूव कर रहा है। हाँ। तो आप जितना इसको रेज करते जाएंगे तो ये सॉकेट से निकल जाएगा। सही। right. तो हिप रिप्लेसमेंट में जो सबसे पहली चीज़ है कि वो आपने 40 डिग्रीज तक, 30 to 40 डिग्रीज तक इसको रेज करना है, लेग को डाउन कर लेना है, रेज करना है, डाउन करना है। किसी की सपोर्ट से या खुद भी कर सकता है पेशेंट, अगर उसको पेन फ्लेयर नहीं है, और किसी के सपोर्ट से भी कर सकता है। ठीक है, ये मैं वही कुछ बता रहा हूँ जो घर में आप एहतियात के साथ किसी एक्सपर्ट के हाथ के थ्रू, किसी सीनियर समझदार बंदे के थ्रू आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे को किसी करीब नहीं आने देना जब भी सर्जरी हो। थैंक यू अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि अभी भी रह गई हैं, मगर हम नेक्स्ट एक प्रोग्राम दोबारा रखेंगे ताकि उसमें ये प्लान कर लें, बिकॉज जितने भी लोगों की नी सर्जरी है, ये हिप रिप्लेसमेंट होती है, तो उसके बाद उनके लिए एक्सरसाइजेज कौन सी सही हैं वो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया पे अगर जाएँ तो हमें सही एक्सरसाइज करके दिखाने वाली जो रील्स हैं वो बहुत कम मिलती हैं, तो ये आप ज़रूर देखिएगा, अपने पास सेफ रखिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर शम्स, आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, साइनस, बहुत से लोगों को साइनस के इश्यूज़ होते हैं, मगर साइनस का घरेलू थोड़ा सा इलाज जो है वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा जो एलर्जी होती है इस मौसम में, स्पेशली छींकें आना शुरू हो जाती हैं, हमें एलर्जी जो है ना हमारे दिमाग तक चढ़ जाती है छींकों की वजह से, हमारा सांस जो है ना वो भारी भारी रहता है, नाक हमारा बंद रहता है, ऑल्सो साइनस की वजह से भी। तो ये जो नज़ला है, ज़ुकाम है, इसके जो बुखारात हैं, इसका जो बलगम है,
फिर इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा इलाज पूछेंगे। हमारे पास बड़े माहिर हकीम फ़रहान हनीफ़ साहब मौजूद हैं, उनसे हम ये सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे फ़रहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। मौसम वैसे ऐसा है कि सबकी तबीयत जो है ना ऐसे ही भारी भारी रहती है। बिल्कुल ऐसा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि हर किसी के साथ जो है ना गले के मसले, एलर्जीज़ ये चल रही है, क्योंकि हमें अभी स्मोक की वजह से, इस मौसम की वजह से ये सारे जो है ना डिजीज़ हमें वायरल जो है ना ये सब कुछ तंग कर रहे हैं। अब बताइए इस मौसम में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें हमारा नज़ला ज़ुकाम जो है वो थोड़ा सा उसको हम नॉर्मल कर सकें? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो हम एहतियात की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है, दवाइयों से बेहतर है। तो एहतियात में सबसे पहला काम, जब ये स्मोक स्टार्ट होती है, स्मोक है क्या? ये बेसिकली धुंध और धुआं, ठीक है, स्मोक और फोग, इसका मजमूआ है। और ये जब स्मोक होती है इस मौसम में, जैसे ही मौसम सर्दी का आता है, आम रूटीन में तो लाहौर जो है पोल्यूशन के एतबार से दुनिया में तो पहले या दूसरे नंबर पर रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो स्मोक है इसकी बुनियादी वजूहात में एक तो धुंध तो चलो आ गई मौसम के हिसाब से, लेकिन फैक्ट्रियों का धुआं जो कोयला वगैरह जलता है, फिर गाड़ियों का धुआं, फिर जो हमारे कबाड़ी हजरात होते हैं वो भी वो अपनी चीज़ों को जलाते हैं। फिर ये तो एक चीज़ है ही है, आम लोग भी जब सर्दी ज़्यादा लगे तो टायर वगैरह, जूती वगैरह जला के बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पोल्यूशन। जूती जला के पहली मर्तबा सुना है। वो पता क्या, जूती जला के कौन वो क्या था, जूती जो पुराने जूते होते हैं ना जो फेंक देती हैं, तो वो कबाड़ी के लोग या वैसे वो उनको जला के भी वो जो होता है ना उसको भी वो बैठे होते हैं आग जला के। कोई भी वो शापर वगैरह कुछ भी मिला उन्होंने जला लेना है, रस्सियाँ मिली जो भी उन्हें मिल गया वो जला के, सिर्फ वो क्या सर्दी से बचने के लिए। लेकिन वो लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब अक्सर औक़ात हम देखते हैं, अब सूरज की जो रोशनी है जब ये स्मोक इस मौसम में होती है, तो स्मोक की वजह से ये जो ऐसे केमिकल्स वगैरह जो हवा में गर्दिश कर रहे होते हैं, ये ज़मीन से तकरीबन को 20 फीट ऊंचे लगा लें, 10-20 फीट ऊंचे तक, तो ये कम से कम ये सारा सिस्टम रहता है केमिकल्स का। तो जब धूप इनके ऊपर पड़ती है तो इससे इसका रिएक्शन और तेज़ हो जाता है, ये हमारे लंग्स के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। हम इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे पहला काम तो जैसे हम कोरोना में मास्क का हम इस्तेमाल करते रहे हैं, हमें आदत पड़ी हुई है, तो इस मौसम में ख़ास करके जब स्मोक हो तो आपका गला जो है वो बड़ा बच सकता है अगर आप मास्क लगाएं, गला भी और सांस भी। अब इसमें 2-3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपके हाथ साफ़ होने चाहिए हर टाइम, और जो ऐसे अफराद हैं जो वज़ू करते हैं 5 टाइम, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ बिल्कुल साफ़ रहते हैं। फिर जो नाक है, वज़ू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वज़ू भी बंदा करके सुबह निकले। हाँ, तो अगर 5 दफ़ा वज़ू करता है, फिर जहाँ बैठा है फिर ज़ोहर के टाइम कर ले, असर के टाइम कर ले, तो भी काफ़ी बचत। और डस्ट जो हम इनहेल करते हैं वो मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, तो जो गला भी मुतासर होता है, नाक भी मुतासर होता है, और फिर लंग्स मुतासर होते हैं। तो जब गला ख़राब होता है फिर बुखार हो जाता है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने नाक को जब भी वज़ू करें अच्छी तरह झाड़ें, साफ़ करें। गला जो है इसके गरारे करें। अब गरगरे करने का बड़ा आसान सा तरीका है। इस मौसम में आपको ये नीम के पत्ते, ये तो सादा सी चीज़ है, सस्ते मिल जाते हैं, नीम के पत्ते ले लें और साथ बेरी के पत्ते ले लें, ठीक है। दोनों पत्तों को आप जोश दें, और इससे एक बेहतरीन चीज़ सफ़ेदे के पत्ते, वो तो यकीन करें अकेले सफ़ेदे के पत्ते आप लेके ना पानी में उबाल के उसके गरारे करें, आपका गला भी ठीक रहेगा। और उसके बाद स्टीम के लिए बेहतरीन चीज़ जो है ना वो सफ़ेदे के पत्ते हैं, ठीक है। यूकलिप्टस वो इतनी बेहतरीन चीज़ है, अगर वो पानी में उबाल के आप उसके 4-5 पत्ते उसकी स्टीम लेते हैं, एक तो उसकी खुशबू बड़ी प्यारी है, दूसरा लंग्स के लिए, खांसी के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, नज़ले ज़ुकाम को तो फ़ौरन ख़त्म करता है। अगर नज़ला ज़ुकाम हो गया है तो उसमें भी सफ़ेदे के पत्ते आप 2 लें, उसका जुशांदा बना के इस्तेमाल कर लें। चाय पीते हैं तो चाय में 2 पत्ते डाल दें। तो ये सादा सा इलाज है जो आम आसानी से इलाज हो सकता है। और ये जो तुलसी के पत्ते होते हैं ये बड़ी कमाल की चीज़। और ये भी क्या बेहतरीन आज का हमारा सेगमेंट है जो हमें बता रहे इलाज। आज वो खुद भी गले के शिकार हैं, जो होस्ट कर रही है वो खुद रोस्ट हुई है, गले का शिकार है। गले का ना असल में
क्या मजे का सेगमेंट है। लोग कहेंगे ये हमें सिखा रही है, ये हमें सिखा रहे हैं, इनकी खुद की सीखी हुई है। ये अवाम बड़ी समझदार है, उन्हें पता है कि ये वर्किंग ज़्यादा कर करके ना, काम कर करके, और इनका काम बर्डन ज़्यादा है, इस वजह से ये नींद की कमी की वजह से भी होता है, ज़्यादा काम करने की वजह से भी गला ख़राब होता है। सर मैं तो फराल को डांट लूँ ना थोड़ा सा गुस्से से, फराल मेरा गला वहीं बैठ जाता है। आप ना डांटा, फराल मुझे कहती है भूखते हैं ना बच्चों को डांटा करें, बच्चों से प्यार करते हैं, आप डांटती हैं इसलिए गला ख़राब होता है। ऐसे होता है, चीखना भी नहीं चाहिए इस मौसम में, मुझे लगता है इस मौसम में चीखेंगे तो आपका नुकसान आपका ही है, क्योंकि मेडिसिन भी आपको लानी पड़ेगी। आम मौसम में चीख लो तो बर्दाश्त है, इस मौसम में चीखने का मतलब है कि खुद के ऊपर अटैक करवाना है ना। बिल्कुल ऐसा। तो खट्टा भी नहीं खा सकते इस मौसम में? खट्टा तो बिल्कुल ही नहीं खाना। ये बच्चों को बड़े मज़े से ना, आजकल आपको पता है शादी की तकरीबात ज़्यादा होती हैं, फंक्शन ज़्यादा होते हैं, तो बड़े शौक से माँ बाप ना बच्चों को, मेरा बच्चा कोल्ड ड्रिंक बड़े शौक से पीता है, और ठंडी कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खिला रहे होते हैं हम, और इससे नुकसान होता है गले का। उसके अलावा हमारे बॉस हैं आज खुर्रम साहब ना, खुर्रम करीम साहब, उनकी बेटी की आज बारात है, मैंने फराल ने हमने बड़े सच धज के जाना है। मैंने तो सोचा था आज कोल्ड ड्रिंक पी जाऊंगी, तो खाना खाऊंगी, मजे का खाना होगा, कोल्ड ड्रिंक पी जाऊंगी, तो ना पीऊँ उस मौसम। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी ना पिए ना, वो तो किडनी के लिए बड़ी नुकसानदेह है, और बहुत सारे नुकसान है, सिर्फ खांसी का नुकसान सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं इस मौसम नहीं पीनी चाहिए। और तुलसी जो आपने बात की, तुलसी इतनी इफेक्टिव चीज़ है, अगर आप तुलसी का कहवा पीना शुरू कर देना, अगर आपकी मोटापा है, आपके अंदर तोंद बढ़ी हुई है, आप मोटापा कम करना चाहते हैं, सिर्फ तुलसी के पत्ते, गला साफ करना चाहते हैं, नज़ला ज़ुकाम है, तुलसी के पत्ते लें, उसका कहवा बनाएं, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लें, और साथ थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का डाल लें, और कहवा बना के शहद मिला के पिएँ। यकीन करें, मोटापे का इलाज, नज़ला ज़ुकाम खांसी का इलाज, और सांस की तंगी का इलाज। अगर इस मौसम में आप 1 कप तुलसी के 2-3 पत्ते, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 2 चुटकी अजवाइन, इसका कहवा बना के शहद मिला के इस्तेमाल करें, तो मेरा ख्याल है आपका गला वैसे ही ख़राब नहीं होगा, और फिटनेस लेवल भी इतना अच्छा है कि जो मोटे अफराद हैं उनके लिए तो बेहतरीन चीज़ है कि वो स्मार्ट हो जाएंगे दिनों में। सब तुलसी के जो पत्ते हैं उसका पाउडर बना के भी रख सकते हैं? बिल्कुल, पाउडर बना के कैप्सूल भर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दोनों तरह ठीक है। तो आज हमें कौन कौन से नुस्खे बताएंगे? नुस्खे बताएंगे, लेकिन इससे पहले सबसे ज़रूरी जो है, अपने जिस्म को ढांपें। सर्दी बहुत बड़ा सबब है जिसकी वजह से सांस की बीमारियां स्टार्ट होती हैं। आपको सर्दी लग जाती है जिससे निमोनिया हो जाता है। आजकल जो छोटे बच्चे हैं उनको जब ठंड लग जाती है, बार बार आप निबोलाइज के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, सांस की तंगी का शिकार हो जाते हैं, बलगम रेशा इतना हो जाता है, चेस्ट से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और आम जो बुज़ुर्ग हैं, याद रखिएगा, जो जब सर्दी आती है या गर्मी आती है, सबसे ज़्यादा या तो बच्चे मुतासर होंगे या बुज़ुर्ग मुतासर होंगे, ये सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि इनको सर्दी भी जल्दी लगती है, गर्मी भी जल्दी लगती है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम उतना पावरफुल नहीं होता, जिस्म बॉडी जो है वो कमज़ोर होती है। तो बच्चों को ख़ास करके, अब शादी ब्याह तकरीबात पे जाएं, लेकिन घरों में शहद ज़रूर रखें। शहद ऐसी चीज़ है, आपके पास कुछ नहीं है, आपको सर्दी लग गई है, आप शहद का 1 चम्मच चटा दें, या आप शहद को गर्म पानी में मिला के पिला दें। इतना अच्छा शहद हो खालिस, आप जितनी मर्जी सर्दी में गए, आपका जिस्म कांप रहा है, आप फ़ौरन 1 गिलास गर्म पानी करें, उसमें शहद मिला के वो मिक्स करके पी लें, फौरी तौर पे सर्दी आपकी ख़त्म हो जाएगी, कपकपाहट ख़त्म हो जाएगी। तो जर्सियाँ, सॉक्स, कैप ये ज़रूर पहने, अपने आप को बचाएं। बिल्कुल सही बात। अगर आपने अभी फ़ौरन, क्योंकि मौसम वो स्वेटर वाला नहीं आया है, अगर नहीं भी पहनना है तो अंदर कोई टी-शर्ट या कोई थर्मल लाइटर सा पहन के उसके बाद अपने कपड़ों को पहने। एहतियात करें। एक ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं। ओके, अच्छा, एक और चीज़ बड़ी एलर्जी करती है आपको, वो है इस मौसम में एसी। और ये मेरी पूरी टीम यहाँ पे जो है ना एसी का शिकार है। ये आते के साथ सारे ये जो है ना अजीम भाई और सब कुछ जो है ना, ये जितने भी बैठे हुए यहाँ पे, ये एसी चला देते हैं, जिसकी वजह से मैं और फरहान भाई अभी भुगत रहे हैं ना। दोनों को एसी कितना गलत है बताएं इस मौसम में। इस मौसम में ना एसी जो है इस मौसम में बंद कर दें। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो बिल्कुल आखिरी नंबर पे बिल्कुल स्लो चला लें, वो भी वक्ती तौर पे, लेकिन एसी से बचा जाए। वक्ती तौर भी क्या है, इतनी अच्छी हवाएं चल रही हैं। लेकिन एसी से बचा जाए, क्योंकि एसी जो है उसकी बजाय आप बाहर खुली फिजा में बैठ जाएं। काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है बाहर, अगर आपने ठंड लेनी है तो। ठंड है, हाथों में देखे है ना ठंड, बिल्कुल सर्दी आ गई है। चले जी, अब क्या आप क्या बता रहे हैं, कौन से अब हाँ, जो खांसी है ना, जब खुशक खांसी हो उसका बेहतरीन, आजकल चूंकि ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है, तो चाय की वजह से ड्राइनेस हो जाती है, तो इसके लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है
कि हमारे पास है फ्लेक्सीड अलसी, ये आधा चम्मच लेके इसका कहवा बना के थोड़ा सा इसमें देसी घी शामिल करके ये अगर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन है खुशक खांसी के लिए। किस तरह? आधा चम्मच अलसी का, ओके, इसका कहवा बना लें। कहवा बना लिया उसके बाद इसको भून लें। मगर भूनने ये के कहवा बाद तो नहीं बनता इसमें, वो हो जाता है ना, क्योंकि मैं बालों के लिए हाँ इस्तेमाल जी, करती हूँ। लेस यही तो मैं लेस ही तो चाहिए, खुशक खांसी है ना, तो वो कहवा कैसे पियेंगे? उसमें आपने देसी घी थोड़ा सा ऐड करना है। हाँ। तो गरम गरम आपने पी लेना, शहद उसके अंदर शामिल करना है, कमाल का रिजल्ट आएगा। फिर ठंडा नहीं होने देना हमने इसको, क्योंकि फौरन तो लेस हो सिप जाए। सिप सिप लेके आपने फौरन पी लेना है। इससे क्या हो रहा है हमें? इससे खुशक खांसी का बेहतरीन इलाज। वाह, और सिर्फ खुशक खांसी का नहीं, अगर आपके अंदर ड्राइनेस है, चेहरा ग्लो नहीं कर रहा, उसके लिए बेहतरीन है। ठीक है, आप इसका एक और तरीका है, आप थोड़ा सा हाथ पे लें, पानी के साथ खा लें, फिर भी इसका बेहतरीन रिजल्ट है। दिखाए में इससे वो हो जाएगा, बेहतरीन है। इतना काफ़ी है? हाँ जी, ओके, देखें इतना ऐसे इन्होंने कहा है कि फांक लें, ऐसे हाँ। मैंने हाथ में लिया इतना, कोई ठीक है, दिख रहा है आपको? इतना कोई लिया ऐसे, ऑलराइट, इतनी कोई मिकदार में, और बस इतना सा काम। अब ये है खुश्क खांसी खुशक का खांसी का बेहतरीन इलाज, और साथ ही साथ फैट का इलाज, ये? मोटापे का भी इलाज। ठीक है, और इसके साथ ऐसी बेटी है मेरी बहनें जिनके चेहरा बहुत खुशक रहता है, उसको ग्लोइंग लाने के लिए, उसके लिए भी, चिकनाई लाने के लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप अलसी थोड़ी सी इस्तेमाल कर लें। और ये इसका खाने में भी फ़ायदा, बालों के लिए अच्छी है, आइज़ के लिए अच्छी है, स्टमक के लिए अच्छी है, बेहतरीन चीज़ है। आपने सुना होगा पहले अलसी की पिनिए, वो दिसंबर में ना, जैसे ही नवंबर दिसंबर आया, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड हो उसमें अलसी के पिनिए, हर हाल में, क्योंकि वो मैं घर भी लेके जाऊंगी। अलसी की पिनिए बहुत खाई जाती थी, तो ये अलसी बेहतरीन चीज़ है। क्या बात बताई आपने। अच्छा, और ये अदरक वगैरह किस लिए? अच्छा, अदरक जो है आजकल ऐसे अफराद जिनको सांस की तंगी हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और बलगम रेशा बहुत ज़्यादा होता है, सांस इतना तंग होता है कि बोला ही नहीं जाता सही तरीके से, और ख़ास करके सर्दियों में बुजुर्गों को ये मसला बड़ा ज़्यादा होता है। उसमें क्या करना है, अदरक का रस निकाल लें और शहद ले लें। ठीक है, अच्छा वाला शहद ले लें, अदरक का रस निकाल लें, दोनों चीज़ें ना मिक्स करके रख लें। अब आपका ये माजून तैयार है, दवाई तैयार है। अब आप दिन में 1-2 मरतबा 1 कप गर्म पानी लें, उसमें ये इसका 1 चम्मच डालें और सिप ले लेके पी लें। ये बेहतरीन इलाज है और फौरी इलाज है। मगर निकाल के इसका रस ही हमने, हाँ जी, रस बेहतरीन इलाज है। अगर चम्मच में गर्म करना है हमने इसको, कोसा चूल्हे पे हल्का सा, वो अगर आप करना जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि गर्म पानी में हमने ऐड करना है ये, तो बेहतरीन इसका रिजल्ट है। ये फौरी तौर पे सांस की तंगी, बलगम रेशा, फौरी तौर पे उसका तोड़ है, ये इससे फौरी तौर पे अफाका हो जाएगा। ठीक है, कोई शक नहीं, अदरक बड़ी इफादा है, कोई शक नहीं। और सर कोई अच्छा, उसमें इसमें एक चीज, खों खांस रहे हैं, खों बिल्कुल रुकती नहीं है। हाँ, ये जो आपने बोली ना, ये खुशक खांसी है, इसमें बही दाना, ये आम पंसार स्टोर से मिल जाता है। बही दाना ले लें, कूजा मिश्री थोड़ी सी ले लें, 5-6 दाने बही दाना मुंह में रख लें, थोड़ी सी कूजा मिश्री रख लें, उसको चूसते रहें। अब ये करता है फौरी तौर पे 1 मिनट भी ज्यादा इससे पहले खुशक खांसी खत्म हो जाती है। 1 मिनट ज्यादा इससे पहले खुशक खांसी खत्म हो जाती है। अच्छा। और पहले हमारी माएँ क्या करती थी, हम छोटे से थे, ये चुहारे अक्सर घरों में पड़े होते हैं, इससे हल्का सा गर्म करके, खोल के हल्का सा गर्म करके देसी घी में ये खिला देती थी, फौरी तौर पे खांसी खत्म हो जाती थी। इसको देसी घी में गर्म करके, हल्का सा ब्रियां करके। अच्छा, इतना इफेक्टिव है, देसी घी हो उसमें हल्का सा हमने ब्रियां ऐसे देसी घी में डिप किया, राइट, इसे थोड़ा सा खोल लिया, खोल के देसी घी में तवे के ऊपर फ्राई करना है। अच्छा, फ्राई करना है इसे, हाँ। फ्राई करके खा लें, खांसी का बड़ा बेहतरीन इलाज है, फौरी तौर पे खांसी हट जाएगी। देसी घी में फ्राई कर लें। हाँ जी, और ये छुहारा खा लें फौरी तौर पे। कैसी बात है, खून की कमी को भी पूरा करेगा, पट्ठों के खिंचाव के लिए भी है, नकाहत के लिए, कमजोरी के लिए। ये वाला ले एनर्जी। हाँ, ये असल में होती है ऐसे ना, ड्राई होती है, ड्राई वाले। हमने जो फ्राई करना है वो इनको करना है, इनको करना है देसी घी में ना, इनको फिर खा लें। मिर्ची खराब हो जाएगा, टूटेगा कोई नहीं, है ना। अच्छा जी, तो उसके बाद आप ये खा सकती हैं, क्या, क्योंकि आप जब तक कोई चीज़ खाएं ना तो आपको पता नहीं चलता इसका रिजल्ट क्या है। आप ये इंजीर इसमें डिप करके खा लें। वाह, मजा ये आ गया। अच्छा, कैसी बात है कि ये
ये जो इंजीर है ना, ये बेहतरीन इलाज है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और प्लस खून की कमी को पूरा करने के लिए। क्या बात है। और सर एक और इलाज जो अभी मेरी खांसी रुकी है, मैं आपको भी करवाने की कोशिश करी थी, आपने देखा मेरी खांसी रुक गई। अदरक में शहद डाल के खाई है, हाँ, तो फौरन फर्क पड़ गया। एकदम से कच्ची चबा के ही फौरन फर्क पड़ गया। मैं खा नहीं सकता इस टाइम, तो हाँ, आप खा आपका सकते हैं। रोजा है माशाल्लाह। तो आप खा सकती हैं। इसमें जो इंजीर है, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था, पट्टे लोहे की तरह मजबूत, वो जैतून ऑयल में बड़ा वो लोगों ने पसंद किया था। तो ये जब सर्दियों का मौसम हो, इसी तरह शहद के अंदर अगर डिप करके खाई जाए, इसी तरह शहद के अंदर डिप करके खाई जाए तो बेहतरीन रिजल्ट है इसका। नाज़रीन, ये पट्टों की कमजोरी के लिए कमाल का रिजल्ट है इसका। ठीक है, पहले हमने इसका बताया था कि जैतून ऑयल में डिप करके रख दें, सुबह इसको खा लें और जैतून ऑयल दूध में डाल के पी लें। अब इसको आप इस मौसम में इंजीर को शहद के अंदर डिप करके इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद आप देख लेंगे, एक नुस्खा मैं भी बता दूं छोटा सा। जी जी बोले। ऐसे इंजीर लेना है आपने, ठीक है, शहद में आपने डिप करना है और उसके ऊपर एक काली मिर्च ऐसे रखनी है, और ये भी खांसी का है, ये भी खांसी का, ये भी खांसी का है, फौरन रुकती है। हाँ, ये फौरन ठीक हो जाती है। ये आप देख रही होंगी पत्ते, ये पत्ते ले लें, इसको इसी तरह लेके उतार के ना इसको खुशक कर लें, इसको खुशक कर लें छाँव में। खुशक करने के बाद जितना इसका वजन हो इतनी चीनी ले लें, और इसको वाइट वाली? हाँ जी, वाइट वाली। हालांकि हम मना करते हैं, लेकिन इसके साथ उसका बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनेगा। इसको आपने क्या करना, ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद ऐसे अफराद जिनको दमा है, सांस की तंगी है, बुखार नहीं उतरा, अक्सर बच्चे होते हैं बार बार बुखार होता है, हाँ। नज़ला ज़ुकाम अक्सर रहता है, ऐसे अफराद के लिए ये पत्ते सोना है। इसे मदार, बरगे मदार भी कहा जाता है, ठीक है, आक के पत्ते भी कहा जाता है, और हर दूसरे प्लाट में लगे हुए हैं। आपके घर के साथ भी अगर कोई प्लाट है तो उसमें भी ये लगे होंगे। हाँ। बेहतरीन चीज़ है ये, ठीक है। ये दमा, सर मगर इसकी रेसिपी आपने हमें ब्रेक के बाद बतानी है, ठीक है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये जो एलर्जीज, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और एस्थमा, ठीक है, इन सब का इलाज बता रहे हैं हम आपको, रेमेडीज़ बता रहे हैं। आ जाए। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मैंने तो अपनी खांसी का इलाज कर लिया, और अब दूसरी चीज़ें जो हैं जिसमें साइनस का एक आप बता रहे थे या दमे का बता रहे थे, इन पत्तों के साथ इसको ज़रा कंप्लीट कर दें। ये जो पत्ते हैं, हाँ जी, इसे बरगे मदार कहते हैं, और ये दमे का बेहतरीन इलाज, सांस की तंगी का बेहतरीन इलाज, प्लस नज़ला, ज़ुकाम और बुखार भी अगर रहता है, बार बार आपको बुखार हो जाता है, तो उसके लिए भी बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है। इसका तरीका ये होता है कि इसको, ये पत्ते लेके इसको साए में खुशक कर लें, यानी कि छाँव में खुशक कर लिए। उसके बाद जितना इसका वज़न हो तोल लें, उतने वज़न ही इसके अंदर चीनी ऐड कर लें, इसको ग्राइंड कर लें, बिल्कुल पाउडर कर लें। और इसकी खुराक क्या आएगी, 3 से 4 रत्ती, यानी कि 2 चुटकी खुराक इसकी शहद में मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन में मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म की ये चीज़ है सांस की तंगी के लिए। वाह। ऐसे मरीज जो टीबी की फर्स्ट स्टेज पे हैं, उनके लिए भी इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। ठीक है। और वो मुलट्ठी का पाउडर वगैरह जो चाट लो तो आराम आ जाती है? हाँ, मुलट्ठी बेसिकली खांसी और गले के लिए, ये देखें बिल्कुल आपने पकड़ी हुई है। अगर आपके गले की वजह से आपको खांसी है तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप ये मुलट्ठी लें और हल्दी लें और ये सौंफ लें। ये चारों चीज़ें लेके इसके साथ ये कुट शीरी, जिसका हदीस में भी जिक्र आता है, ये लेके चारों चीज़ें इसका। सर कुट शीरी की शक्ल कैसी होती है? ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो मैं नुस्खा बोल रहा हूँ, ये टॉन्सिल्स के लिए, अच्छा, गले की इन्फेक्शन के लिए, गले की दर्द के लिए, प्लस अगर गले की वजह से खांसी है तो उसके लिए इसका बेहतरीन इलाज है। ठीक है, तो ये आपने इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा आसान सा है। ये चम्मच का चौथाई हिस्सा शहद में मिला के अगर चूसा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ ये वैसे पानी के साथ भी खा सकते हैं, तो ये बेहतरीन है इसके लिए। उसके बाद आजकल जो मौसम आ रहा है, इसमें ना सांस की तंगी और साथ खांसी, नज़ला ज़ुकाम, ये असल तो अगर आप बचना चाहते हैं स्मोग से और खांसी नज़ला ज़ुकाम से, मौसम आया तो हम क्या करें। बाज़ अक्सर औक़ात पूछते हैं कि साहब कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे हम बच्चों को देते रहें, इस बीमारियों से बचे रहें। उसके लिए आप ऐसा एक ना पैकेट बनवा लें। अच्छा। किसी भी पंसार स्टोर पे जाएं, उसे कहें अच्छा सा ना एक जुशांदा खुला बना दें। अब इसमें चीज़ें देखें,
इंजीर इसमें है, मुलट्ठी इसमें है, गुलाब के फूल इसमें है, सौंफ इसमें है, लसूड़ियाँ इसमें हैं, फिर उसके बाद ख़त्मी इसके अंदर है, खबाजी इसके अंदर है, गाउज़बान इसके अंदर है, गुल बनफ्शा इसके अंदर है। अब ये सारी चीज़ें बेहतरीन है, उनाब इसके अंदर है। अब ये सारी चीज़ें आप ना 1.5-2 लीटर पानी के अंदर उबाल के रख लें और ये इस मौसम में ख़राबी नहीं होती। रोज़ाना आप आधा आधा कप बच्चों को पिलाते रहें, शहद मिला के या गुड़ का मीठा करके, तो यकीन करें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, गले की ख़राबी, ये सारी चीज़ों से आप बचे रहेंगे। वाह, यानी कि इतनी सारी चीज़ें एक में, क्योंकि पहले आपको याद होगा पहले खुला जुशांदा बड़ा आम घरों में पकाया जाता था, बनाया जाता था, तो ये बेहतरीन इफेक्टिव चीज़ है। अच्छा, एक छोटी सी बात आपकी बात के साथ ऐड करूँगी। अम्मी कहती थी कि ना रात को शहद थोड़ा सा मुंह में लो और थोड़ा सा चूसते चूसते सो जाओ। मतलब हम सुबह स्कूल जाते होते थे, सारी रात खांसते थे और अम्मी परेशान रहती थी कि भाई ये पूरी रात खांसेंगे, नींद पूरी नहीं होगी, उसकी वजह से सुबह स्कूल उठा नहीं जाता था। तो अम्मी कहती थी मुंह में इतना सा वो गुड़ ले लो और मुंह में रख के तो हल्का हल्का चूसते चूसते सो जाओ, उससे खांसी में बड़ी आराम रहती थी। उसमें क्या इफादियत होती है? उसमें जो शहद है ये खांसी के लिए इससे अच्छी दवाई कोई नहीं, आप बस कुछ नहीं, कोई गुड़ की भी बात करता हूँ। पहले आपने शहद की शहद अगर आप चूसते हैं अकेला ही, अगर आपको खांसी है, गला ख़राब है, मुंह के अंदर छाले हैं, गला दर्द कर रहा है, इन्फेक्शन है, अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, तब भी अकेला शहद आप चूस लें, बेहतरीन रिजल्ट है। उसको आप मुंह में डाल के चूस लें ज़रा। उसके बाद गुड़ की आप इतनी ज़बरदस्त अफादियत है, जो हमारे बुजुर्ग है ना जब भी खाना खाते थे थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाते थे। आज भी जो मजदूर तबका है जब काम से आता है गुड़ क्यों खाता है? पूरा दिन वो मट्टी के साथ काम करता है, तो गुड़ जो है ये ख़ास करके बलगम रेशे को निकालता है। ठीक है, अगर आपको इस मौसम में आप बचना चाहते हैं स्मोक से, तो ये अकेला काफ़ी है। गुड़ रोज़ाना रात को थोड़ा सा चूस लिया करें, आम रूटीन में इसका कहवा बना के, सिर्फ गुड़ का कहवा बना के पी लें। आज भी जो खानदानी घर है उनकी डाइनिंग टेबल पे गुड़ ऐसे शीशी में रखा हुआ होता है, जब खाना खाते हैं तो लोग वाकई इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव थिंग। हम अपनी चीज़ों से दूर हो गए असल में लाइफस्टाइल हमारा थोड़ा सा चेंज हो चुका है। नहीं तो ये गुड़ के साथ अगर हम इसको देसी घी को ऐड कर दें तो ये बच्चों के लिए इतना इफेक्टिव है कि मैं कहता हूँ बच्चों का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये तो सही होगा, लेकिन साथ बच्चे मोटे सेहतमंद भी होंगे। सर ये किस तरह से इस्तेमाल करना है गुड़ के साथ इसको, घी को? ये देसी घी ले लें 50 ग्राम। अच्छा। और गुड़ भी ले लें 50 ग्राम। ठीक है। अब इसको फ्राई पैन पे डाल के इसको गर्म कर लें। ओके। ठीक है, अब गर्म करके ना वो आपका तैयार हो गया। अब वो बच्चे को थोड़ा थोड़ा छिटाएं खांसी के लिए और गले के लिए। और अगर आप इसको बच्चे को सेहतमंद बनाना चाहते हैं, बच्चा कमज़ोर है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहती है और बच्चा अच्छे तरीके से खाना नहीं खाता, सेहत नहीं पकड़ रहा, आप चाहते हैं बच्चा हमारा, हर माँ की बाप की ख्वाहिश होती है बच्चा हमारा सेहतमंद लगे, दूसरे से खूबसूरत लगे, तो फिर आपने क्या करना, ऊपर से जब आपने इसको गर्म कर लिया, ऊपर से आपने देसी घी उतार लेना है, वो अलहदा कर लेना है। 1 चम्मच सुबह 1 शाम। और इसका खाने का तरीका ये होता है कि आधा घंटा पहले और बाद में कुछ चीज़ ना खाई हो, तो बेहतरीन रिजल्ट है। ये इस्तेमाल करवाएं, यकीन करें आप कमेंट में बताएंगे वाकई कितना फ़ायदा हुआ। वाह। उसके बाद जैसे आपने ना ये खाई है ना काली मिर्च, आपको पता है एक बहुत पुराना तरीका इलाज है, उसमें मुनक्का ले लें और मुनक्के के अंदर से जो बीज है ना वो निकाल दें, बीज के अंदर काली मिर्च डाल दें जी। और ये काली मिर्च डाल के तो ये अगर खाया जाए रात को सोते वक्त आप ये इस्तेमाल कर लें तो खांसी के लिए बड़ा कमाल का इसका रिजल्ट है। सर ये खून भी बढ़ाता है ना? खून की पैदावार के लिए मुनक्के से तेज चीज़ ही कोई नहीं है। आप 3 से 5 अदद ये रात को पानी में भिगो दें और सुबह वो पानी भी पी लें और ये मुनक्का भी इस्तेमाल कर लें, ये खून की पैदावार के लिए। अगर आप नकाहत कमजोरी, आपकी पल्पिटेशन कमज़ोर है, बहुत स्लो हो गई है, तो मुनक्का वैसे ही आप खाएं, ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, फौरी तौर पे एनर्जी पैदा करता है आपके अंदर। क्या बात है। ठीक है। और इसके बाद जो आजकल छींकें, लहसुन भी बता दें इससे पहले के टाइम हो जाए, लहसुन क्यों रखा है? अच्छा, लहसुन रखने का मकसद ये था कि आजकल के मौसम में आप लहसुन और अदरक ये 2 चीज़ों का कहवा बना के उसमें शहद मिला के ये ज़रूर इस्तेमाल करें इस मौसम में, क्योंकि ये जितने भी ये वायरल इन्फेक्शन है ना उसके लिए बड़ा कमाल का रिजल्ट है। अच्छा, ये लहसुन एक और चीज़ के लिए भी बड़ा अच्छा है सर, ये एक लहसुन मुझे छील देंगे? ये खून को पतला करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ट्राइग्लिसराइड के लिए इसका कोई सानी नहीं है, ये इसका कोई सानी नहीं है। हाँ,
और अपनी ज़िंदगी में ना एक और चीज़ को ज़रा ऐड कर लें, जहाँ फरहान भाई ने इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं, एक जो मैं अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी से करती आ रही हूँ, आज तक कर रही हूँ, ये लहसुन का आपने जवा लेना है। सुबह जब भी आप नाश्ता कर लें, नाश्ते से पहले, मैं तो नाश्ते से पहले लेती हूँ, ऐसे जैसे मेडिसिन लेते हैं मुँह में। और इसका फ़ायदा यह है कि आपके खून की सर्कुलेशन तेज़ रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, गंदी बर्ब्स नहीं आएंगी, हाँ बादीपन से फिर मोटापा नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात, मोटापा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेहतरीन चीज़, आपका लिवर फैटी नहीं होगा। फिर मुंह की बदबू अगर लहसुन में आपको फील हो रहा है, तो इसी तरह से कोई भी आपको नुस्खा, जितने सारे नुस्खे अभी इधर इन्होंने बताए, कोई सा भी नुस्खा ऐड कर ले, इसमें गुड़ वाला, शहद वाला, मुनक्के में काली मिर्च डाया, ऐसे खा ले, मुंह की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही ना? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और थोड़ी सी सौंफ भी चाहे तो ले लें। अब हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और नुस्खा ज़बरदस्त आपको दिखाते हैं, आ जाए। ओके जी, अब आपको मैं बताने लगा हूँ देसी नेबुलाइज का तरीका। देसी नेबुलाइज इतनी बेहतरीन चीज़ है। पहले देखें, माएँ यही कुछ करती थी, हॉस्पिटल तो बहुत दूर होते थे। पहले एक बात मशहूर थी कि कुछ भी हो जरा इसे लाहौर ले जाओ, क्योंकि अस्पताल सारे लाहौर में होते थे। तो माएँ क्या करती थी, घर में ऐसी चीज़ें रखती थी जिससे खुद ब खुद नेबुलाइज हो जाए। देसी तरीका, वो देसी तरीका क्या था कि ये सुहागा ले लें आप, थोड़ा सा, ये इतना सा सुहागा लेके आप तवे के ऊपर रखें। ठीक है, आँच चला दें आप, आग चला दी आपने, ऊपर आप इसके ऊपर कोई सिल्वर का कोला वगैरह दे दें। ठीक है, सिल्वर का कोई बर्तन दे दें, उससे क्या होगा, ये फूल जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। अब उसको क्या करना है, जब फूल जाए उसके बाद इसको फाइन पाउडर करके, तो आपने क्या करना है, ये शहद अपनी उंगली के ऊपर लगा के ऐसे इसको टच करना है पाउडर को, तो चटा देना है। अब इससे होगा क्या, थोड़ी देर बाद बच्चा या तो वॉमिटिंग करेगा, सारा रेशा निकाल देगा उल्टी के जरिए, या मोशन करेगा, और बच्चा फिर सुकून से सो जाएगा। जो उसकी चेस्ट से आवाज़ें आ रही थी, सांस बंद हो रहा था, बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही थी, जो आपको बार बार जाना पड़ रहा था हॉस्पिटल, वो नहीं जाना पड़ेगा। ये देसी नेबुलाइज का तरीका। और साथ साथ बच्चे को स्टीम वो ज़रूर करवाएं। स्टीम का तरीका क्या, विक्स जो है ना, एक तो विक्स उसके चेस्ट के ऊपर लगा दें, वो उसको सांस के रास्ते जाती रहेगी, उसकी तबीयत सही रहेगी। और घर में अगर आप बनाना चाहें तो अमृत धारा बना दें, जिसमें आप 7 पुदीना ले लें 10 ग्राम, 7 अजवाइन ले लें 10 ग्राम, और मुश्क काफूर ले लें 10 ग्राम। ये मिक्स करके बोतल में डाल कर रख दें, ये बच्चे के चेस्ट पे लगा दिया करें, वो इसको इनहेल करता रहेगा, उसका सांस ठीक रहेगा। ठीक है, इसकी स्टीम बढ़ोने लेनी हो तो पानी में चंद कतरे डाल के स्टीम ले सकते हैं, वो भी बड़ा उसी तरह फायदा दे। उसी तरह। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये इतनी देर से यहाँ पर? ये ना लोगों के कपड़े खराब करता है, इसको पुटकंडा कहते हैं, लेकिन खांसी के लिए इतना इफेक्टिव है। अगर इसे खुशक करके इसका फाइन पाउडर करके इसको शहद में मिक्स कर लिया जाए तो ये खांसी का बेहतरीन इलाज है। बेहतरीन इलाज जी। और ये इसके कंडे बड़े खतरनाक होते हैं, आप जब गुजरते हैं तो ये साथ आपके कपड़ों को चिपक जाते हैं, इसे कहते हैं पुटकंडा। अच्छा, ओह। और उसके बाद एक बड़ा सादा से आपको साथ में बताना चाहता हूँ, नमूनिया, आगे जो ठंड लग जाती है, उसके लिए आपने बड़ा आसान सा है, आपके घर में लौंग भी होता है, दारचीनी भी होती है। आप 20 ग्राम लौंग ले लें, 40 ग्राम दारचीनी ले लें, इसका फाइन पाउडर कर लेंगे, दोनों चीज़ों का फाइन पाउडर करके। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ये ना बाजार से मिल जाता है कर्नुल ईल, अगर खुद से बनाना चाहें तो 12 सिंगा का पाउडर, वाइट पाउडर ये बना लें। ठीक है, तो इसको आपने उसके अंदर मिक्स करके ना बराबर वजन, दोनों चीजें बराबर लेनी है। तो 3 चावल के बराबर इसकी खुराक है बच्चे की, शहद में मिला के दें। पहली खुराक से नमूनिया जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है, और सिर्फ 3-4 दिन अमल करना है, तबीयत ठीक, और सर्दी फौरन खत्म हो जाती है। अच्छा, छींके जो आती है बार बार, उसका कोई इलाज है? के लिए 2 चीज याद रखें, यहाँ पे आपके एलर्जी, ये जो होता है ना ग्लैंड्स, यहाँ पे सोजिश होती है, तो सोजिश के लिए 2-3 चीजें बड़ी बेहतरीन है। आप एक तो पहला काम करें, लौंग और दारचीनी और मुनक्का, 3 चीजों का कहवा बनाएं। कहवा बना के सिप ले लेके पिए, फौरी तौर पे छींकें खत्म हो जाती हैं। दूसरा तरीका है, अगर इसमें एलर्जी है, गर्मी की वजह से है, फिर धनिया खुश्क ले लें आधा चम्मच सौंफ ले लें, इसको चबाते रहें दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम चबाएं, चंद दिनों में छींकें खत्म हो जाती हैं। प्लस अगर केरा गले में गिर रहा है बार बार, उसके लिए अजवाइन खरासानी ले लें 10 ग्राम, गूंद किक्कर ले लें 20 ग्राम, सूंड ले लें 20 ग्राम, जोज माशल स्याह ले लें 5 ग्राम, और काली मिर्च ले लें 5 अदद। इसका फाइन पाउडर करके
एक चुटकी सिर्फ आपने सुबह शाम ले ली है। अगर आपके नाक से पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं, फौरी तौर पे बैठे बैठे 5 मिनट में आपका नज़ला भी ठीक हो जाएगा और छींकें भी ठीक हो जाएंगी और गले से जो कच्चा केरा आता है वो भी ठीक हो जाएगा। क्या बात है, अपना ख्याल रखिएगा और नुस्खों को इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।